Hello friends, in this video we will discuss some basic concept of GST। देखिए, एक सेलर है राजस्थान का और बायर भी राजस्थान का है। अब सेलर है, उन्होंने बायर को एक कार सोल्ड किया 5 लाख रुपीज़ में। अब हमें इस ट्रांजेक्शन में देखना है कि इस पर जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा। तो जीएसटी चार्ज होना, वो उसकी चार्जिंग सेक्शन से हमें पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी के दायरे में फॉल करती है या नहीं करती। और हर एक्ट की जो अप्लीकेबिलिटी है वो उसकी चार्जिंग सेक्शन से अराइज होती है। ठीक है, तो इस केस में जीएसटी को देखने के लिए हमें पहले उसकी चार्जिंग सेक्शन है उसको रीड करना पड़ेगा। तो उसकी जो चार्जिंग सेक्शन है, जो सीजीएसटी एक्ट है उसकी चार्जिंग सेक्शन 9 है, वो उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9(2)। ठीक है, जो टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो सेक्शन 9(2) है उस वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन 9(2)। सीजीएसटी है, टैक्स लेवी किया जाएगा ऑन ऑल इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी अपन यहाँ तक रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सीजीएसटी टैक्स है वो लेवी किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज है उनकी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर। तो हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर पुट करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो सेलर है उन्होंने बायर को जो कार सोल्ड की है वो कार गुड्स या सर्विसेज है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ेगा। सेकंड, हमें चेक करना होगा कि जो कार सोल्ड करना, कार तो हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, कार गुड्स है एक बार के लिए। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करनी होगी कि क्या कार सोल्ड करना सप्लाई है या नहीं। अगर कार सोल्ड करना सप्लाई है, क्या यह सप्लाई इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। सीजीएसटी टैक्स है वो ओनली इंट्रास्टेट सप्लाई है, उस पर लेवी किया जाएगा। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करनी होगी क्या वो सप्लाई इंट्रास्टेट है इंटरस्टेट। नेक्स्ट जो सेक्शन 9 है उसमें लिखा हुआ ऑन ऑल इंटरेस्टेड सप्लाई, यानी जितनी भी इंटरेस्टेड सप्लाई होगी सभी पर सीजीएसटी टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन दे रखी है सप्लाईज पर, वो हमें एग्जम्पशन है वो हमें पढ़नी होगी। कौन कौन सी अच्छी एग्जम्पशन है जिन पर गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर रखी है। तो यहाँ तक अपन देखें तो फर्स्ट हमें गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ना होगा, सेकंड हमें सप्लाई पढ़नी होगी, और थर्ड हमें वो ट्रांजैक्शन इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्टेड, और नेक्स्ट हमें एग्जम्पशन। तब जाके पता चलता है कि जो कार होल्ड करना वो एक टैक्सेबल सप्लाई है या नहीं जीएसटी पर्पज से। जब हमें यहां तक पता चल जाता है कि हाँ कार सोल्ड करना एक टैक्सेबल सप्लाईज है, यानी उस पर जीएसटी तो लगेगा, तब हमें यह चेक करना होगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करना है। तो वो हमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें यह पढ़ना होगा कि कौन सी वैल्यू पर जीएसटी चार्ज होगा। और फिर हमें पता चल गया कि हम मानते हैं कि ठीक है, एज्यूम करते हैं 5 लाख रुपीज़ है, वही वैल्यू है वो जीएसटी पर्पज से ली जाएगी। तब 5 लाख रुपीज़ पर जीएसटी चार्ज होगा तो कौन सी रेट से चार्ज होगा। ठीक है, और अगर हम इसको सेक्शन से देखें तो यहाँ पर है कि ऑन द वैल्यू जो जीएसटी है जो चार्ज होगा ऑन द वैल्यू डिटरमिन अंडर सेक्शन 15 एंड सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। तो यानी कौन सी रेट से जो 20% ज़्यादा नहीं होगी और जो वैल्यू हमें सेक्शन 15 में दी हुई है। तो यहाँ तक हमें उस सप्लाईज है जो कार सोल्ड की है वो जीएसटी दायरे में आ रही है, और उस पर वैल्यू अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसकी रेट आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि जो जीएसटी है वो टैक्सेबल पर्सन है, उसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। कैसे, जो भी मैनर जो इस एक्ट में जो प्रेस्क्राइब है वैसे, और पे किया जाएगा टैक्सेबल पर्सन द्वारा। तो हम अपने एग्जाम्पल रखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेलर है उन्होंने जो बायर है उसको कार सोल्ड की है, क्या सेलर टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कार है और आप अपनी कार किसी को सेल करते हैं, क्या आप उसे जीएसटी चार्ज करोगे, क्या आप जीएसटी पर्पज से टैक्सेबल पर्सन हो।
तो हमें समझना होगा कि कौन पर्सन, क्या सेलर जीएसटी पर्पज से टैक्सेबल पर्सन है। अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, देन चाहे भले ही सप्लाई अपनी टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन जो सेलर है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, देन हम बोलेंगे कि यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो हमें टैक्सेबल पर्सन समझना होगा। इसके लिए हमें जो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर है और रजिस्ट्रेशन चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें जो जीएसटी है वो कलेक्ट किया जाएगा जो मैनर प्रिस्क्राइब्स है जीएसटी एक्ट में। तो जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें हमें इनवॉइस जो चैप्टर है वो दे रखा है, उसमें जो मैनर प्रिस्क्राइब्स है कि वो जीएसटी कैसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। और अब टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटी कलेक्ट करने के बाद उसका गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, तो उसका पेमेंट कब तक करेगा उसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है वो पढ़ेंगे। और कैसे करेगा इसके लिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर है वो पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसने जो जीएसटी है वो बायर से कलेक्ट किया है, उस जीएसटी अमाउंट को जब गवर्नमेंट पेमेंट करेगा, इसने क्या किया, ऑलरेडी रॉ मटेरियल है, सेलर ने कार बनाने के लिए खरीदी थी, तो उस पर उसने जब जीएसटी लगा था उसके ऊपर उन्होंने सेलर ने इन आईटीसी है वो क्लेम की थी। तो जो आईटीसी इन्होंने क्लेम की थी और जो सेलर से जो जीएसटी लिया है, तो नेट जो मतलब कि आईटीसी सेट करने के बाद नेट अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये हम आईटीसी चैप्टर और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसकी डिटेल गवर्नमेंट को देनी होगी, इसके लिए रिटर्न चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो यानी अपना जो सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें हमें कौन कौन चैप्टर दिए हुए हैं, सप्लाई चैप्टर दिया हुआ है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज है वो सप्लाई चैप्टर में इंक्लूड है, तो हमारा एक लेक्चर इस पर रहेगा। और एक लेक्चर अपना जो इंटरेस्टेड और इंटरेस्ट सप्लाई वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और एक एग्जाम्शन दी हुई है चैप्टर, तो एग्जाम चैप्टर हमें पढ़ना होगा। और एक वैल्यूएशन चैप्टर दिया हुआ है तो वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ना होगा। और रेट वाला चैप्टर है वो सिलेबस में है नहीं। और एक इनवॉइस वाला चैप्टर दिया हुआ है, और एक चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर दिया हुआ है, और एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर दिया हुआ है, और पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर दिया हुआ है, आईटीसी चैप्टर दिया हुआ है, रिटर्न चैप्टर दिया हुआ है, और टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर दिया हुआ है। तो मतलब कि हमारे जो सिलेबस में जो चैप्टर दिए हुए हैं, हमें जो चैप्टर दिए हुए हैं हमें जो चैप्टर दिए हुए हैं टोटल 10 चैप्टर, उनकी लिंकिंग है वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कि हम ये चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें पता रहेगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जो चार्जेस सेक्शन 9 है उससे हमें इन सभी चैप्टर है कॉन्सेप्ट वो पता चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो अभी अपने जो समझा था उसमें अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बारे में पढ़ा था कि जीएसटी लगने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि गुड्स या सर्विसेज क्या होती है। तो गुड्स है वो, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती है। इट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती, ठीक है। बट लेकिन एक्सक्लूड है उसमें मनी एंड सिक्योरिटी, यानी मनी एंड सिक्योरिटी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर भी इसको गुड्स से एक्सक्लूड किया होगा, ठीक है। बट इंक्लूड है उसमें एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है वो अपन अभी थोड़ी देर में समझेंगे। और एक है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स जो अटैच टू लैंड है, जो एग्रीड हुई सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह है जो अटैच है लैंड से, जिसको सप्लाई जो एग्रीड सर्व हुई है बिफोर सप्लाई से पहले, वो भी अपनी गुड्स होती है, ठीक है। इनको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है। और एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है वो अपन अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये तो गुड्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी गुड्स के अलावा जो भी सर्विसेज है। तो इट मीन्स क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज है? यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है। जीएसटी पर्पज से इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अभी आप माइंड में रखना, क्योंकि जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे, जब अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, जैसे गुड्स और सर्विसेज अपने पढ़ लिया कि गुड्स और सर्विसेज, फिर अपन सप्लाई चैप्टर जब मूव करेंगे तब इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्कशन होगा, वहां पर अपन वापस इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो एनीथिंग अदर देन गुड्स तो वो सर्विसेज है। अब एनीथिंग अदर देन गुड्स वो सर्विसेज है। अब गुड्स में तो मनी एंड सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस में आ जाएगी?
अगर ऐसे देखें तो आ जाएगी, लेकिन उन्होंने सर्विसेज में भी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है कि मनी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं होती, बट स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है यूज ऑफ मनी। मनी को इंक्लूड नहीं किया, यूज ऑफ मनी को इंक्लूड किया। अब यूज ऑफ मनी क्या होती है वो अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म विद सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे एक मनी चेंजर है, उन्होंने क्या किया कि जो डॉलर है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करता है, तो डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना तो मनी है, तो उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करता है जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करता है, तब अपन बोलेंगे कि वो सर्विसेज है और उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, अपन इतना रखते हैं, सिर्फ माइंड में सिर्फ वो सर्विसेज है। ठीक है, जो कमीशन चार्ज किया उसने वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, अब जो सिक्योरिटीज है उसको सर्विसेज से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन जो भी फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज है वो सर्विसेज के डेफिनेशन में इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन जो शेयर ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज है विल लायबल्स टू पे जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय देम फॉर फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांस सिक्योरिटी। जो भी मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर ब्रोकर है, जो सिक्योरिटीज है, उसके जो डील है उसको फैसिलिटेट करने में जो भी अपनी कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं वो सर्विसेज में आएगी। यानी कहने का मतलब जैसे मनी थी तो मनी तो क्या बोलते हैं सर्विसेज नहीं है, लेकिन मनी के लिए जो अपने सर्विसेज दी है वो सर्विसेज अपनी क्या है, सर्विसेज है। ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है, लेकिन सिक्योरिटीज को डील करने में जो सर्विसेज दी है उन पर जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं वो सर्विसेज के डेफिनेशन में आएगी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शनेबल क्लेम है उसको समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्लेम्स टू एनी डेब्ट other than debt secured by mortgage of immutable property or by hypothecation or pledge of movable property। यानी कि जो भी डेप्ट है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब कि जो भी क्लेम है जो एक्शनेबल है यानी जिन पर हम एक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन वो कौन सा डेप्ट होना चाहिए, वो सिक्योर नहीं होना चाहिए। सिक्योर डेप्ट एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो मतलब सिक्योर डेप्ट जब एक्शनेबल क्लेम नहीं है तो सिक्योर डेप्ट गुड्स भी नहीं है, ओनली अनसिक्योर डेप्ट ही एक्शनेबल क्लेम है। जैसे कि मैंने किसी को 5 लाख रुपए उधार दिए और उसके अगेंस्ट मैंने कोई भी सिक्योरिटी है वो नहीं ली, तो मेरे लिए अनसिक्योर डेप्ट है और ये एक्शनेबल क्लेम होगा। और एक्शनेबल क्लेम है तो जीएसटी में इसे गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे अपन। और ऐसे ही कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी में जो नॉट इन पोजीशन है आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोड रिकॉग्नाइज द अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ। इट मीन्स जैसे कि मैंने किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया था कि मुझे 5000 kg मुझे गेहूं की सप्लाई करनी है और मैंने उसको कुछ जैसे कि एडवांस मनी उसको डिपोजिट करा दी 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने मुझे सप्लाई देने से मना कर दिया, तो मतलब कि मेरा एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूल प्रॉपर्टी जो मेरी पोजीशन में नहीं है। जैसे मैंने उसके साथ गेहूं को कॉन्टेक्ट किया था 5000 kg का, तो ये मूल प्रॉपर्टी है और उसमें मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और जो मेरी पोजीशन में है नहीं। या तो एक्चुअल मतलब कि उसने मुझे अभी तक सप्लाई नहीं की, और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि जैसे उसके गोडाउन की मुझे ना उसने चाबी दी, तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच जैसे सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ। और अगर उसने मुझे मैंने जो उसको पैसे दिए थे उसके जो मैं उससे अब कंपनसेशन है वो मेरा जो पैसे थे वो वापस उससे रिकवर करूँगा, और इसके लिए सिविल कोर्ट है उसमें आराम ईजी से मैं उसमें जो मेरी अपील वगैरह है वहाँ पर मैं कर सकता हूँ। भले ही सच डेप्ट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्टेंट हो, अकरिंग हो, कंडीशनल हो या कंटीजेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंटीजेंट मतलब जो लॉटरी है, गैम्बलिंग, वो कंटीजेंट के कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो मतलब कि ये सब एक्शनेबल क्लेम होते हैं। अब इसके लिए हम देखेंगे कि केवल वो ही एक्शनेबल क्लेम्स हैं एक्शनेबल क्लेम कैटेगरी में आएंगे, यानी ओनली दोज डेप्ट विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ कैन सेट एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, और जो अंडर जीएसटी है उसमें जो लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग है वो गुड्स है, सिंस डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कुछ ये 4 एग्जांपल दिए हैं, उसमें हमें चेक करना है कि एक्शनेबल क्लेम्स है या नहीं है। जैसे ट्रांसफर ऑफ सिक्योर डेप्ट लाइक मॉर्गेज, तो ये एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है क्योंकि अनसिक्योर डेप्ट ही एक्शनेबल क्लेम है। ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर डेप्ट एक्शनेबल क्लेम है, यस।
ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूल प्रॉपर्टी, यार अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूल प्रॉपर्टी में होना चाहिए, अगर इमूल प्रॉपर्टी बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो वो एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है, ठीक है। और रिचार्ज वाउचर, क्या रिचार्ज वाउचर, जैसे मैंने एक वाउचर परचेज किया रिचार्ज, और अब क्या हुआ कि मैंने उसको पैसे दे के मैंने कुछ रिचार्ज वाउचर परचेज किया था, अब क्या ये रिचार्ज वाउचर है उस सर्विस के अगेंस्ट क्या मेरा एक्शनेबल क्लेम है? लेकिन रिचार्ज वाउचर है यहाँ पर वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवी प्रॉपर्टी है उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है मेरा, मुझे तो सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई जो मैं अवेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिचार्ज वाउचर एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है। तो ये एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन अपन ने समझ ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी तक दो चीज होती है, एक तो होती है यूज ऑफ मनी और एक होती है ट्रांजेक्शन ओनली मनी। ट्रांजेक्शन ओनली मनी, जैसे कि मैंने बैंक अकाउंट में कुछ रुपए डिपॉजिट करवाए, तो ये ट्रांजेक्शन ओनली मनी है। क्या? बैंक में पैसे जमा कराना। जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, तो मैंने बैंक को पैसे जमा कराए तो मेरे पास से पैसे गए और बैंक के पास आए, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? तो ये ट्रांजेक्शन ओनली मनी यानी मनी की ट्रांजेक्शन है, और मनी गुड्स होती नहीं ना सर्विसेज होती, तब गुड्स सर्विसेज नहीं है तो जीएसटी कैसे लगेगा, ठीक है। ऐसे मैंने विड्रॉल किया बैंक से, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ ओनली ट्रांजेक्शन इन मनी है। जैसे मैंने किसी को लोन दिया और या फिर उसका रिपेमेंट किया लोन का, तो ये सिर्फ ओनली ट्रांजेक्शन इन मनी है और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक होती है यूज ऑफ मनी, जैसे कि मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कराए थे और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये होता है यूज ऑफ मनी। बैंक में पैसे जमा कराना ट्रांजेक्शन ओनली मनी है, सिर्फ मनी की ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन बैंक से जो इंटरेस्ट मिलना वो यूज ऑफ मनी, उस मनी का यूज करने के बाद उस मनी को मैंने बैंक में जमा कराना है, मैंने मनी का यूज किया, उससे मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, जीएसटी पर्पज से सर्विस की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि यूज ऑफ मनी सर्विसेज है, स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखा है, तो इस पर जीएसटी चार्ज होगा। ऐसे ही मैंने किसी को लोन दिया था, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन है मनी और सिक्योरिटी। तो मनी क्या चीज़ होती है? मनी का मतलब जैसे इंडियन लीगल टेंडर, मतलब कि जैसे 500 का नोट, 500 और 1000 का नोट तो वैसे बंद कर चुके हैं, वो इंडियन लीगल टेंडर नहीं है। जैसे कि 200, 100 का नोट, 2000 का नोट, ये क्या है, इंडियन लीगल टेंडर होते हैं। फॉरेन करेंसी है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, ट्रेवलर चेक है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है कि हाँ ये क्या है, मनी की डेफिनेशन आती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या है, करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्टिक वैल्यू, यानी सिंपल सा तरीका है कि मनी का मतलब होता है जिसकी फेस वैल्यू है और जिसकी मार्केट वैल्यू बराबर होती है। जैसे कि आज मैं 1000 रुपये का नोट है, अगर मैं किसी पर्सन को दूं तो वो भी मुझे उसके बदले 1000 ही देगा, मुझे उसके बदले 900 नहीं देगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू, उसके फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो नोट के ऊपर लिखी हुई है और उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, वो बराबर है, इक्वल है। लेकिन जैसे कि कोई पुरानी करेंसी, पुराने जैसे नोट हैं, जैसे 500 के और 1000 के नोट है, अब वो क्या है कि मतलब कि इसको अपन सिर्फ रद्दी के भाव बेच सकते हैं, इसकी जो फेस वैल्यू मार्केट बराबर नहीं है, तो इसको मनी की डेफिनेशन में नहीं डाला हुआ, ठीक है। एक है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी है वो जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है उससे डिफाइन हुआ है, उससे मीनिंग लिया हुआ है। तो अपन सिंपल, सिर्फ आप सिंपल याद रखना, जैसे शेयर्स है, स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव, डिवेंचर्स वगैरह, ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ अपने को इतना रखना कि हाँ सिक्योरिटी है वो जीएसटी पर्पज से बाहर है, और सिक्योरिटी अगर हो तो कौन सी शेयर्स है, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक नेचर ऑफ एनी इनकॉर्पोरेट कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट डेरिवेटिव, ठीक है, ये सिक्योरिटी डेफिनेशन में आती है। तो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है यही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम समझेंगे कि जैसे कि हमने अभी तक समझ लिया कि जीएसटी है उसके लिए गुड्स और सर्विसेज का होना जरूरी है। तो अगर कोई चीज़ गुड्स है या सर्विसेज तभी जीएसटी लगेगा, और हमने समझ लिया कि गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि सप्लाई, कि अगर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होनी जरूरी है तभी जीएसटी लगेगा। तो अब सप्लाई क्या होती है, कि कार सोल्ड करना क्या सप्लाई है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।